साथियों नमस्कार, स्वागत है आप सभी का उत्कर्ष परिवार में। देखिएगा, राष्ट्रपति की शक्तियों के संदर्भ में अपन बात कर रहे थे और राष्ट्रपति की आपातकालीन शक्तियों में दो प्रकार की आपातकालीन शक्तियां अपन पढ़ चुके थे। एक तो राष्ट्रीय आपात अर्थात आर्टिकल 352 और दूसरा कौन सा, राष्ट्रपति शासन आर्टिकल 356। और आर्टिकल 356 के साथ केंद्र शासित प्रदेशों में किस प्रकार राष्ट्रपति शासन लगाया जाता है, उनके लिए क्या प्रावधान किए गए हैं, जैसे दिल्ली के लिए क्या प्रावधान है, पुदुचेरी के लिए क्या प्रावधान है और साथ ही जम्मू कश्मीर के लिए क्या प्रावधान है, इनके संदर्भ में अपने बात की थी पिछली क्लास में। आज की इस क्लास में अपन बात करेंगे साथियों राष्ट्रपति शासन को लेकर। उसके बाद जो अगला रहता है वो है वित्तीय आपात। कौन सा आपात है? वित्तीय आपात। और वित्तीय आपात का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से आर्टिकल में किया गया है? 360। कौन से आर्टिकल में? 360 में। किसके बारे में बात करेंगे? वित्तीय आपात यानी आर्टिकल 360। देखिएगा, आपसे पहला प्रश्न तो ये पूछा जा सकता है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जिसकी चर्चा जो है ये 16 अक्टूबर 1949 से बाद में की गई। ध्यान से सुनिएगा मैं क्या कह रहा हूं। संविधान सभा की प्रथम बैठक, आप सभी को पता है कि संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक, संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? तो हमें सब पता है संविधान सभा की प्रथम बैठक हुई थी 9 दिसंबर 1946 को। और संविधान सभा की संविधान का कार्य पूर्ण कब हुआ? तो ये अपन बात करें, संविधान का कार्य पूर्ण हुआ था आपके 26 नवंबर 1949 को। कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को। और लेकिन वित्तीय आपात के समय के संदर्भ में पहली बार चर्चा जो है ये कब की गई थी? 16 अक्टूबर 1949 को। यानी संविधान सभा में 16 अक्टूबर 1949 से पूर्व जो है वित्तीय आपात के संदर्भ में किसी भी प्रकार की चर्चा का आयोजन नहीं हुआ था। ये क्वेश्चन पूछा हुआ है कि निम्नलिखित में से ऐसा कौन सा आपातकाल है जिस पर 16 अक्टूबर 1949 से पूर्व किसी प्रकार की कोई चर्चा नहीं हुई थी? वो कौन सा आपात ध्यान में रखेंगे? वित्तीय आपात। अतः 16 अक्टूबर 1949 को वित्तीय आपात पर संविधान सभा में चर्चा होती है और उसके बाद इसी दिन इसके प्रस्ताव लिए जाते हैं और प्रस्ताव पारित करके 360 में है वित्तीय आपात का प्रावधान किया जाता है। पहली बात तो आपको ये ध्यान में रखनी है। दूसरी बात, वित्तीय आपात के क्या क्या प्रभाव है, वित्तीय आपात क्यों लगाया जाता है, इसके संदर्भ में बात करेंगे। तो ये थोड़ा सा महत्वपूर्ण बिंदु रहने वाला है। ऐसा कौन सा आपातकाल जिसके संदर्भ में 16 अक्टूबर 1949 को जो है संविधान सभा में चर्चा हुई थी, वित्तीय आपात आप ध्यान में रखेंगे। देखिएगा, वित्तीय आपात के संदर्भ में सबसे पहले बात करें वित्तीय आपात क्यों लगाया जा सकता है। देखिए, कारण के संदर्भ में बात करें। कारण के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना, एक ही कारण दे रखा है, भारत की, क्या ध्यान में रखेंगे? भारत की साख को कोई खतरा हो, साख को कोई खतरा हो, भारत की साख को कोई खतरा हो तो उस आधार पर देश में क्या लगाया जा सकता है? वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। यहां से एक अच्छा प्रश्न ये पूछा जा सकता है कि क्या साख की खतरा हुआ है तभी लगाया जाएगा या फिर संभावना के आधार पर भी वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। जैसे आर्टिकल 352 में अपने पढ़े थे कि राष्ट्रीय आपात लगाने के 3 कारण हैं। पहला, भारत पर कोई देश आक्रमण कर दे अर्थात बाह्य आक्रमण। दूसरा, भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए। और तीसरा, सशस्त्र विद्रोह। या तो ये हो चुके हैं या होने वाले हैं, अर्थात संभावना के आधार पर भी देश में राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। क्या वित्तीय आपात भी संभावना के आधार पर लगाया जा सकता है अथवा नहीं लगाया जा सकता? इसको लेकर संविधान सभा में बहस हुई और संविधान सभा के एक मेंबर थे शिवनलाल सक्सेना। नाम थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा, क्या नाम था? शिवनलाल सक्सेना। और शिवनलाल सक्सेना जी ने क्या कहा कि भारत की साख को खतरा उत्पन्न हुआ नहीं है, संभावना है तो भी देश में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। यह प्रस्ताव किन्होंने रखा था? शिवनलाल सक्सेना ने रखा था, लेकिन इसे स्वीकार नहीं किया गया है। आज भी वित्तीय आपात लगाने का एक ही कारण है, अगर भारत की साख को कोई खतरा उत्पन्न हो गया है तो ही लगाया जा सकता है। संभावना के आधार पर देश में वित्तीय आपात की घोषणा नहीं की जा सकती। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। शिवनलाल सक्सेना ने क्या कहा कि अगर देश में साख को खतरा उत्पन्न होने वाला है, साख को खतरा उत्पन्न होने वाला है, खतरा उत्पन्न होने वाला है अर्थात संभावना के आधार पर भी
संभावना के आधार पर वित्तीय आपात लगाया जाना चाहिए, वित्तीय आपात लगाया जाना चाहिए, वित्तीय आपात लगाना जाना चाहिए। यह बात किन्होंने कही थी? शिवलाल सक्सेना ने, लेकिन इसकी बात को स्वीकार नहीं किया। आज भी संभावना के आधार पर देश में वित्तीय आपात नहीं लगाया जा सकता, जबकि आर्टिकल 352 के तहत जो राष्ट्रीय आपात की बात करें तो राष्ट्रीय आपात संभावना के आधार पर लगाया जा सकता है। जैसे युद्ध हुआ नहीं है, युद्ध जैसी स्थितियां बन गई हैं तो आपातकाल लगाया जा सकता है राष्ट्रीय आपात। भारत किसी युद्ध में शामिल हुआ नहीं है, होने की संभावना जताई जा रही है कि भारत जल्दी इस युद्ध में शामिल होगा, तो उस आधार पर देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। या फिर सशस्त्र विद्रोह होने की संभावना है तो उस आधार पर भी देश में क्या लगाया जा सकता है? राष्ट्रीय आपात लगाया जा सकता है। लेकिन वित्तीय आपात तो तभी लगाया जाएगा जब साख को खतरा उत्पन्न होगा, तभी लगाया जाएगा। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं लगाने की प्रक्रिया, अर्थात वित्तीय आपात लगाने की प्रक्रिया। किसके बारे में बात करें? वित्तीय आपात लगाने की प्रक्रिया, वित्तीय आपात लगाने की प्रक्रिया। देखिएगा, वित्तीय आपात की घोषणा कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। वित्तीय आपात की घोषणा भी कौन करेंगे? राष्ट्रपति करेंगे। लेकिन वित्तीय आपात शुरू में कितने माह के लिए लगाया जाएगा? 2 माह के लिए। इससे पूर्व राष्ट्रपति शासन कितने माह के लिए लगाया जा रहा था? 2 माह के लिए। और इससे पूर्व राष्ट्रीय आपात की शुरुआत में कितने माह के लिए लगाया जा सकता था? 1 माह के लिए। तो ये लगाया जाएगा राष्ट्रपति के द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा के माध्यम से, राष्ट्रपति के द्वारा घोषणा करके शुरुआती 2 माह हेतु, शुरुआती 2 माह हेतु वित्तीय आपात, 2 माह हेतु वित्तीय आपात लगाया जा सकता है। शुरुआत में कितने माह हेतु लगेगा? 2 माह हेतु। और 2 माह के पश्चात क्या लेनी पड़ेगी? संसद से स्वीकृति। 2 माह के बाद क्या लेनी पड़ेगी? संसद से स्वीकृति। और संसद से स्वीकृति का मतलब क्या हुआ? लोकसभा से भी लेनी पड़ेगी और राज्यसभा से भी लेनी पड़ेगी। और मैंने कहा कि अगर लोकसभा भंग है तो कोई दिक्कत नहीं है, स्वीकृति कौन प्रदान कर देगी? राज्यसभा। लेकिन लोकसभा के गठन होने के 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी क्या लेनी पड़ेगी? अनुमति लेनी पड़ेगी। और एक बार, और संसद से स्वीकृति कौन से बहुमत से ली जाएगी? यह भी आपको ध्यान में रखना है। कौन से बहुमत से ली जाएगी? साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से ली जाएगी? साधारण बहुमत से। जबकि राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाने के संदर्भ में संसद से स्वीकृति कौन से बहुमत से ली जा रही थी? विशेष बहुमत से। हालांकि अपन तीनों को तुलनात्मक रूप से पढ़ने वाले हैं, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर ध्यान में रखना है कि राष्ट्रीय आपात को आगे बढ़ाने के लिए जब संसद की स्वीकृति लेनी आवश्यक हुई थी, उस समय विशेष बहुमत था। जबकि राष्ट्रपति शासन और वित्तीय आपात, इन दोनों को संसद से स्वीकृति कौन से बहुमत से लेनी होती है? साधारण बहुमत से। दूसरी बात आप क्या ध्यान में रखेंगे कि अगर लोकसभा भंग हो, अगर लोकसभा भंग हो तो स्वीकृति राज्यसभा के द्वारा, स्वीकृति राज्यसभा के द्वारा प्रदान की जाएगी, राज्यसभा के द्वारा प्रदान की जाएगी। लेकिन लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर, लेकिन लोकसभा के गठन के 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी क्या लेनी पड़ेगी? स्वीकृति लेनी पड़ेगी। ये थोड़ा सा आपको ध्यान में रखना है। अगर लोकसभा भंग है तो स्वीकृति कौन प्रदान करेगी? राज्यसभा। लेकिन लोकसभा के गठन होने के 30 दिन के भीतर जो है लोकसभा से भी स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। अगर 30 दिन के भीतर लोकसभा ने स्वीकृति दे दी तो वित्तीय आपात आगे बढ़ेगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में भी लागू होगा और राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में भी लागू होगा कि अगर लोकसभा भंग है, आपातकाल की अवधि को आगे बढ़ाना है, स्वीकृति राज्यसभा के द्वारा प्रदान की जा सकती है। लेकिन यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है कि जैसे ही लोकसभा का गठन होगा 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। अगर 30 दिन के भीतर लोकसभा ने स्वीकृति दे दी तो आपातकाल आगे बढ़ जाएगा, नहीं तो क्या हो जाएगा? समाप्त हो जाएगा। ये यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है।
नेक्स्ट अपन बात करें आपात, वित्तीय आपात को आगे बढ़ाने के संदर्भ में बात करें तो कितने माह के लिए बढ़ाया जाएगा और इसकी अधिकतम क्या जो है ये समय सीमा रहेगी, यहां से एक अच्छा प्रश्न पूछा जाता है। देखिएगा, बाकी के संदर्भ में आपने बात की थी कि प्रत्येक 6 माह के बाद संसद से स्वीकृति लेना अनिवार्य होता था, प्रत्येक 6 माह के बाद, जबकि राष्ट्रीय आपात के संदर्भ में पढ़ा था कि इसकी अधिकतम समय सीमा का निर्धारण नहीं किया गया है। राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में पढ़ा था कि अधिकतम समय सीमा का निर्धारण किया गया है 1 वर्ष और विशेष परिस्थितियों में इसको बढ़ाकर कितना किया जा सकता है, 3 वर्ष। वित्तीय आपात के संदर्भ में एक ही बार संसद से स्वीकृति लेनी होगी और एक बार के बाद में आगे वित्तीय आपात की अधिकतम समय सीमा क्या रहेगी, इसके संदर्भ में संविधान मौन है। यहां पर भी एक अच्छा प्रश्न हमने एग्जाम में पूछा जा सकता है कि वित्तीय आपात की अधिकतम अवधि क्या हो सकती है। तो ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय आपात की अधिकतम अवधि के संदर्भ में संविधान क्या है, मौन है, अर्थात संविधान में कहीं पर भी नहीं लिखा गया है कि वित्तीय आपात की अधिकतम अवधि क्या होगी। दूसरी बात, संसद से एक ही बार स्वीकृति लेनी पड़ेगी, कितनी बार, 1 बार, और वो भी कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। दोनों बड़ी जबरदस्त बात है, इसको ध्यान में रखिएगा। वित्तीय आपात के संदर्भ में वित्तीय आपात को आगे बढ़ाने हेतु, वित्तीय आपात को आगे बढ़ाने हेतु संसद से साधारण बहुमत के द्वारा एक ही बार स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। एक ही बार स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। एक ही बार स्वीकृति लेना अनिवार्य होता है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखें, कितनी बार स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी, एक ही बार स्वीकृति लेनी होगी, जबकि राष्ट्रीय आपात और राष्ट्रपति शासन के समय प्रत्येक 6 माह के बाद क्या लेनी पड़ती थी, स्वीकृति लेनी पड़ती थी। दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कि वित्तीय आपात की अवधि के संदर्भ में, वित्तीय आपात की अवधि के संबंध में, वित्तीय आपात की अवधि के संबंध में संविधान मौन है। वित्तीय आपात की अवधि के संदर्भ में संविधान क्या है, मौन है, अर्थात अवधि के संदर्भ में संविधान में कहीं पर भी उल्लेख नहीं किया गया है कि इसकी अधिकतम अवधि क्या होगी। दोनों बड़े अच्छे प्रश्न हमसे पूछे जा सकते हैं, तो इस दोनों को थोड़ा सा ध्यान में रखना है। वित्तीय आपात में एक ही बार जो है संसद से स्वीकृति लेनी होगी और वो भी कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से, और अधिकतम समय सीमा का यहाँ पर कोई भी निर्धारण नहीं किया गया है, इस बात को भी ध्यान में रखना है। अब बात करते हैं वित्तीय आपात के प्रभाव, कि जब देश में वित्तीय आपात लग जाएगा, वित्तीय आपात के प्रभाव, तब क्या प्रभाव पड़ेगा, इसके संदर्भ में बात करते। देखिए जरा वित्तीय आपात के प्रभाव। सबसे पहले वित्तीय आपात के प्रभाव के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है, राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार के व्यय के संबंध में, राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार के व्यय के संबंध में औचित्य स्थापन करना होगा, औचित्य स्थापन करना होगा। इसका क्या मतलब हुआ कि अगर राज्य किसी भी प्रकार का व्यय कर रहे हैं तो जरूरी है तो ही व्यय करें, और उसके लिए औचित्य स्थापन करना होगा कि हाँ ये व्यय हमारे लिए बहुत ज़्यादा जरूरी था, इसलिए हमने इसका क्या क्या है व्यय किया। और औचित्य स्थापन किसके संदर्भ, किसके आगे करेंगे, केंद्र के आगे। भाई यहाँ पर धन की आवश्यकता है। भाई वित्तीय आपात क्यों लगाया जाता है, वित्तीय आपात इसलिए लगाया जाता है कि भारत में धन की कमी है। धन की कमी होने का मतलब है अर्थव्यवस्था जो है सही ढंग से कार्य नहीं कर पा रही है, ठीक है। ऐसी स्थिति में वित्तीय आपात लगाया जा सकता है, और वित्तीय आपात का मतलब होता है कि जो है धन का खर्चा कम से कम करें। अगर राज्य सरकारें, वैसे तो आप सभी को पता है सामान्य स्थितियों में राज्य सरकारें स्वतंत्र हैं, लेकिन जब देश में वित्तीय आपात लागू है उस समय राज्य क्यों व्यय कर रहा है, कितना कर रहा है, ये प्रत्येक बात केंद्र को अवगत करवानी अनिवार्य होगी। उसी को क्या बोलते हैं, औचित्य स्थापन। दूसरी बात देखिएगा जरा, दूसरी बात क्या ध्यान में रखनी है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, वेतन में कटौती की जा सकती है। केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में क्या की जा सकती है, कटौती की जा सकती है। तीसरा आप ध्यान में रखेंगे
कि केंद्र के निर्देश पर राज्य कर्मचारियों के वेतन में वेतन में कटौती की जा सकती है। ये भी आप ध्यान में रखेंगे। क्या ध्यान में रखेंगे कि केंद्र निर्देश देगा राज्यों को और क्या कहेगा कि आपके जो राज्य कर्मचारी हैं उसके भी वेतन में क्या की जाए, कटौती की जाए। अगला आपको ध्यान में रखना है कि सर्वोच्च न्यायालय, कौन सा न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के, सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है, वेतन में कटौती की जा सकती है। सर्वोच्च न्यायालय एवं उच्च न्यायालय के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। इसके बाद नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार, कौन सी सरकार है, केंद्र सरकार राज्यों को बाध्यकारी आर्थिक निर्देश दे सकती है। केंद्र सरकार राज्यों को बाध्यकारी आर्थिक निर्देश दे सकती है एवं इन निर्देशों की पालना करना राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। निर्देशों की पालना करना राज्यों के लिए अनिवार्य होता है। राज्यों के लिए क्या होता है, अनिवार्य होता है। ये भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और इनके बाद वाला महत्वपूर्ण बिंदु आपको ध्यान में रखना है और वो कौन सा है कि सभी प्रकार के जो राज्य हैं अर्थात राज्य सरकारें धन विधेयक, राज्य का जो मनी बिल रहता है, धन विधेयक एवं अनुच्छेद 207 के तहत पारित होने वाले सभी विधेयकों के संबंध में, सभी विधेयकों के संबंध में केंद्र से स्वीकृति लेनी अनिवार्य होगी। केंद्र से स्वीकृति लेनी क्या होगी भाई, अनिवार्य होगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। वैसे राज्य सरकारें जो हैं धन विधेयक या वित्त विधेयक के संदर्भ में स्वतंत्र होती हैं सामान्य परिस्थितियों में, लेकिन जब देश में वित्तीय आपात की घोषणा हो चुकी है और जब देश में वित्तीय आपात चल रहा है उस समय सभी प्रकार की राज्य सरकारें केंद्र की अनुमति से ही धन विधेयक और आर्टिकल 207 के तहत जो अन्य विधेयक हैं उसमें केंद्र की स्वीकृति लेना क्या होगी, अनिवार्य होगी। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये है आपके क्या वित्तीय आपात के प्रभाव के संदर्भ में बात की कि वित्तीय आपात के क्या क्या प्रभाव होते हैं। देखिए एक बार मैं वापस से रिपीट कर रहा हूं, अच्छा प्रश्न हो सकता है प्रभाव के संदर्भ में। पहला देखिए, राज्यों के द्वारा किसी भी प्रकार का व्यय के संदर्भ में औचित्य स्थापन करना होगा। दूसरा ध्यान में, अर्थात इसका मतलब क्या है, फिजूल खर्ची नहीं हो। इसका क्या मतलब समझना है, राज्य जो है किसी भी प्रकार का फिजूल खर्च नहीं करे, ये बात आपको ध्यान में रखें। भाई देश में वित्तीय आपात की घोषणा हो चुकी है और राज्य इस प्रकार का कोई आयोजन करवाए जिस पे हजारों करोड़ों रुपए व्यय हो, तो वो जरूरी नहीं है। इसके संदर्भ में केंद्र के माध्यम से जो है इस पर राज्यों पर नियंत्रण लगाया गया है कि राज्य किसी भी प्रकार का फिजूल खर्च नहीं करें, क्योंकि देश की अर्थव्यवस्था जो है इसकी स्थिति सही नहीं है और ऐसी स्थिति में राज्य सरकार के द्वारा किए गए प्रत्येक व्यय के संदर्भ में औचित्य स्थापन करना क्या होगा, अनिवार्य होगा। अर्थात जो अनिवार्य है, जिसके बिना काम नहीं चल सकता है, उसी व्यय को किया जाए, अन्य सभी प्रकार के व्यय पर क्या लगाई जाए, रोक लगाई जाए। दूसरी आपको ध्यान में रखना है, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, जरूरी नहीं है। मैंने क्या लिखा, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। दूसरा, केंद्र राज्यों को निर्देश देगा कि आपके यहाँ जो भी राज्य कर्मचारी हैं उसके वेतन में कटौती की जाए। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है
कि सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के जो न्यायाधीश हैं इनको भी जो वेतन मिलता है इनके वेतन में कटौती की जाए। नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार राज्यों को बाध्यकारी आर्थिक निर्देश देगी ताकि कैसे जो है वित्तीय आपात से उबरा जा सके, और उन निर्देशों की पालना करना राज्यों के लिए क्या होगा, अनिवार्य होगा। और नेक्स्ट आप ध्यान में रखेंगे कि राज्य में सभी प्रकार के मनी बिल, राज्य में सभी प्रकार के धन विधेयक और आर्टिकल 207 के तहत जो विधेयक हैं वहां पर केंद्र की स्वीकृति लेना अनिवार्य होगी। अर्थात केंद्र की स्वीकृति के पश्चात ही राज्य सरकारें जो हैं धन बिल को विधानसभा में रख सकेगी। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। ये हैं वित्तीय आपात के प्रभाव। अब बात आई कि भारत में अब तक वित्तीय आपात कितनी बार लगा, तो आपको ध्यान में रखना है भारत में अब तक वित्तीय आपात एक बार भी नहीं लगा। पहली बात, भारत में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई थी। एक बार स्थितियां बनी थी 1991 के लगभग, लेकिन एक मॉडल ले आए थे राव मनमोहन मॉडल, आप सबने सुना होगा क्योंकि उस समय देश के प्रधानमंत्री थे पीवी नरसिम्हा राव और देश के वित्त मंत्री थे डॉक्टर मनमोहन सिंह। ये एक मॉडल आए थे जिसे राव मनमोहन मॉडल कहते हैं या एलपीजी मॉडल कहते हैं, जिसमें उदारीकरण, निजीकरण और वैश्वीकरण अर्थात भारत की अर्थव्यवस्था को विश्व की अर्थव्यवस्था के लिए खोल दिया गया। इसके साथ ही सार्वजनिक के साथ निजी सहअस्तित्व को भी स्वीकार किया गया, जिसके कारण जो है भारत में वित्तीय आपात टल गया। अब तक एक बार भी भारत में वित्तीय आपात की स्थिति नहीं हुई है, इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। अब दूसरा प्रश्न बनता है कि क्या वित्तीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं अथवा नहीं दे सकते। इसके संदर्भ में 38वां कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट आप ध्यान में रखेंगे, और 38वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि किसी भी प्रकार के आपातकाल को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते। लेकिन जैसे ही 44वां संविधान संशोधन हुआ तो 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान कर दिया गया कि अगर किसी भी प्रकार का कोई भी आपातकाल है और वो अगर असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है तो न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। ये दोनों बातें महत्वपूर्ण है। पहली कौन सी ध्यान में रखेंगे, भारत में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है, एक बार भी नहीं हुई है। भारत में अब तक वित्तीय आपात की घोषणा एक बार भी नहीं हुई है। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे। दूसरी बात आती है कि क्या वित्तीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती दे सकते हैं अथवा नहीं। वित्तीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है या नहीं, दी जा सकती है या नहीं। यहां पर दो संविधान संशोधन आप ध्यान में रखेंगे। पहला कौन सा, 38वां संविधान संशोधन। और 38वें संविधान संशोधन के द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि वित्तीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दे सकते, न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। वित्तीय आपात को न्यायपालिका में चुनौती नहीं दी जा सकती। पहली बात तो आप ये ध्यान में रखेंगे, कौन सा अमेंडमेंट, 38वां संविधान संशोधन। और उसके बाद दूसरा आप ध्यान में रखेंगे कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। कौन सा, 44वां संविधान संशोधन। और 44वां संविधान संशोधन कब हुआ था, 1978 में। इसके द्वारा क्या प्रावधान किया गया कि अगर वित्तीय आपात असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है, असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है तो न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है, न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है। इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो ये आपके तीनों प्रकार के आपातकाल थे। पहला कौन सा, राष्ट्रीय आपात, दूसरा कौन सा, राष्ट्रपति शासन, और तीसरा कौन सा, वित्तीय आपात, जिनके बारे में अपने डिटेल से जाना। आर्टिकल 352, 356 और कौन सा, 360। अब यहाँ पर आपको तुलनात्मक रूप से कैसे ध्यान में रखना है आपातकाल के संदर्भ में, जहाँ से तुलनात्मक रूप से अपन पढ़ें
और बहुत ही कम समय में बेहतर कर सकें, इसे कहते हैं स्मार्ट स्टडी। अर्थात आपको कैसे नोट्स बनाने हैं इसके संदर्भ में बात करें। देखिए जरा, अपन किसके बारे में बात कर रहे हैं? आपातकाल के संदर्भ। आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के कौन से भाग में किया गया है? तो आपातकाल का प्रावधान भारतीय संविधान के भाग 18 में किया गया है, भाग 18 में। और कितने प्रकार के आपातकाल हैं अपने? तो भारत में संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की बात की गई है। कौन कौन सा? सबसे पहले आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 352, और 352 में कौन सा आपात है? राष्ट्रीय आपात। कौन सा आपात है? राष्ट्रीय आपात। दूसरा आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 356, और 356 में क्या है? राष्ट्रपति शासन। राष्ट्रपति शासन। तीसरा आपको ध्यान में रखना है आर्टिकल 360, और 360 में कौन सा है? वित्तीय आपात। कौन सा आपात है? वित्तीय आपात। सबसे पहले ये ध्यान में रखेंगे। इसके बाद आपको कैसे ध्यान में रखना है कि इनके बाद इन तीनों का तुलनात्मक रूप से अपन जानेंगे। सबसे पहले बात करें राष्ट्रीय आपात। तो राष्ट्रीय आपात लगाने के कारण क्या है? देखिएगा, राष्ट्रीय आपात लगाने के 3 कारणों के बारे में अपने बात की थी। पहला कौन सा? बाह्य आक्रमण। भारत पर कोई भी देश आक्रमण करे या आक्रमण की संभावना हो, उस आधार पर देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। ध्यान से सुनिएगा, आक्रमण हुआ नहीं है, लेकिन आक्रमण जैसी संभावना बनी है, ऐसी परिस्थितियां बन चुकी हैं, इस आधार पर भी देश में आपातकाल लगाया जा सकता है। दूसरा आपको ध्यान में रखना है, भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए। भारत किसी युद्ध में शामिल हो जाए। भारत किसी युद्ध में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। ध्यान से सुनिएगा, ऐसा कहीं नहीं लिखा है कि भारत किसी देश पर आक्रमण कर दे। भारत किसी देश पर आक्रमण कर दे ऐसा नहीं लिखा गया। क्या लिखा गया है? भारत किसी युद्ध में क्या हो जाए? शामिल हो जाए। और तीसरा यहां पर आप कौन सा ध्यान में रखेंगे? सशस्त्र विद्रोह। कौन सा ध्यान में रखेंगे? सशस्त्र विद्रोह। एक बात यहां पर और आपको ध्यान में रखनी है कि पहले यहां पर सशस्त्र विद्रोह की जगह कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति। कौन सा शब्द था? आंतरिक अशांति, जिसे 44वें संविधान संशोधन 1978 के द्वारा क्या कर दिया गया? समाप्त। और समाप्त करके कौन सा शब्द जोड़ा? सशस्त्र विद्रोह। यहाँ पर राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आपको 2 बातें और ध्यान में रखनी है। कौन कौन सी? एक तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में आर्टिकल 356। लेकिन अगर आपसे पूछे केंद्र शासित प्रदेशों में, तो केंद्र शासित प्रदेशों में ध्यान से सुनिएगा, दिल्ली के संदर्भ में बात करें तो आर्टिकल 239A भी ध्यान में रखेंगे। फिर अगर किसके संदर्भ में? पुदुचेरी के संदर्भ में बात करें तो यूनियन टेरिटरी एक्ट जो है, यूनियन टेरिटरी एक्ट जो है, केंद्र शासित प्रदेश एक्ट। और इस एक्ट की धारा कौन सी? तो इस एक्ट की धारा 51। कौन सी? 51। और वहीं अगर बात करें किसके संदर्भ में? जम्मू कश्मीर। किसके संदर्भ में? जम्मू कश्मीर। तो जम्मू कश्मीर पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा कौन सी? 73। राज्यों में लगा लो 356, केंद्र शासित प्रदेश में दिल्ली में आर्टिकल 239A भी, पुदुचेरी में संघ शासित प्रदेश 1963 और उस अधिनियम की 1963 की धारा की कौन सी? 51 के तहत। और इसके बाद में जम्मू कश्मीर में, तो जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 की धारा 73 के तहत जम्मू कश्मीर में क्या लगाया जाएगा? राष्ट्रपति शासन। यहाँ पर बात करें तो यहाँ पर आपको ध्यान में रखना है वित्तीय आपात में एक ही आर्टिकल ध्यान में रखेंगे। साथ ही इसके कारण के संदर्भ में अपन बात करें तो यहाँ पर कारण क्या है? भारत की साख को खतरा उत्पन्न हो। भारत की साख को खतरा, भारत की साख को क्या है? खतरा उत्पन्न हो गए हैं। और इनके कारण की बात करें तो यहां पर आप कारण ध्यान में रखेंगे, किसी राज्य का संवैधानिक तंत्र विफल हो गया है। क्या हो गया है? संवैधानिक तंत्र की विफलता। संवैधानिक तंत्र की विफलता। और संवैधानिक तंत्र की विफलता क्या होती है ये मैंने डिटेल्स में आपको बताया था कि किसी भी राज्य की शासन व्यवस्था संविधान के अनुसार संचालित नहीं हो, अर्थात उस राज्य में आंतरिक अशांति है, उस राज्य में सशस्त्र विद्रोह हो गया है, उस राज्य पर किसी ने आक्रमण कर दिया है। हाँ, इसके संदर्भ में कर्तव्य हैं जो आर्टिकल 355 और 365 के संदर्भ में अपने बात की कि 365 के तहत केंद्र जो है राज्यों को निर्देश देगा और उस राज्यों के निर्देशों की पालना राज्य नहीं कर रहा है तो संवैधानिक तंत्र की विफलता माना जाएगा। और 355 में मैंने बताया था केंद्र का कर्तव्य है राज्यों के प्रति कि वहाँ पर किसी भी प्रकार का कोई बाह्य आक्रमण हुआ है तो उसे सुरक्षा करना। दूसरा, उस राज्य के अंदर किसी भी प्रकार की आंतरिक अशांति नहीं हो, इसके संदर्भ में ध्यान में रखना। और तीसरा मैंने बताया था कि उस राज्य में संविधान के अनुसार शासन व्यवस्था संचालित हो, ये भी किनका दायित्व रहेगा? केंद्र का। तो इनके साथ 2 आर्टिकल और आप ध्यान में रख सकते हैं। कौन सा? 365
और 300 कौन सा 355, 365 और 355, ये भी आपको किन के संदर्भ में ध्यान में रखना है, राष्ट्रपति शासन। इस प्रकार से पढ़ेगा। सबसे पहले आर्टिकल, अब जाना है कारण, कारण के बाद में इनके लगाने की प्रक्रिया। ध्यान से सुनिएगा, तीनों के संदर्भ में अपन तुलनात्मक रूप से बात कर रहे हैं आर्टिकल 352 के संदर्भ में। तो आपको पता होगा 352 लगाने के लिए शुरुआत में कितने माह के लिए लगाया जाता था, 1 माह के लिए। शुरुआत में कितने माह के लिए, 1 माह के लिए। लेकिन यहां पर भी मंत्रिमंडल से क्या लेनी पड़ी थी, लिखित परामर्श, है ना। मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर, मंत्रिमंडल की लिखित परामर्श पर कितने माह के लिए, 1 माह के लिए। यहां पर लिखित परामर्श की आवश्यकता नहीं है, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से कितने माह के लिए, 2 माह के लिए। यहां पर भी राष्ट्रपति की उद्घोषणा से, राष्ट्रपति की उद्घोषणा से कितने माह के लिए, 2 माह के लिए। ठीक है। अब आगे बढ़ाने की क्या प्रक्रिया रहती है, तो यहां पर संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक थी, संसद से स्वीकृति, और संसद से स्वीकृति कौन से बहुमत से लेनी जरूरी थी, विशेष बहुमत। कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से। यहां पर भी संसद से स्वीकृति लेनी आवश्यक थी 2 माह के बाद, संसद से स्वीकृति, और संसद से स्वीकृति कौन से बहुमत से, यहां पर संसद से स्वीकृति लेनी होती थी साधारण बहुमत से। इनके बाद में इनको भी आगे बढ़ाने के लिए संसद से स्वीकृति, संसद से स्वीकृति, और कौन से बहुमत से, यहां पर भी संसद से स्वीकृति कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। अब देखिएगा, यहां से जबरदस्त प्रश्न ये बनता है कि ऐसा कौन सा आपातकाल है जिसको आगे बढ़ाने के लिए संसद से एक ही बार स्वीकृति लेनी पड़ती। ध्यान से सुनिएगा, मैंने क्या कह रहा हूं, ऐसा कौन सा आपातकाल है जिसको आगे बढ़ाने के लिए संसद से एक ही बार स्वीकृति लेनी पड़ती है, कौन सा आपात, वित्तीय आपात। तो यहां पर क्या ध्यान में रखेंगे, संसद से एक ही बार स्वीकृति, संसद से एक ही बार स्वीकृति। यहां पर, तो यहां पर प्रति 6 माह के बाद, संसद से स्वीकृति प्रति 6 माह के बाद, और यहां पर भी प्रति 6 माह के बाद। इस प्रकार तुलनात्मक रूप से पढ़ेंगे, कोई दिक्कत नहीं रहेगी। अब बात करते हैं वापस से 352 मंत्रिमंडल, और मंत्रिमंडल शब्द भी कब जोड़ा गया था, 44वें संविधान संशोधन 1978 में जोड़ा गया था। मंत्रिमंडल की लिखित सिफारिश पर शुरुआत में कितने माह के लिए लगेगा, 1 माह। यहां पर राष्ट्रपति की उद्घोषणा के द्वारा 2 माह, यहां पर भी 2 माह। यहां संसद से स्वीकृति लेनी होगी कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत से। यहां पर संसद से स्वीकृति लेनी होगी कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। और यहां पर भी संसद से स्वीकृति लेनी होगी कौन से बहुमत से, साधारण बहुमत से। दूसरी बात आपको यह ध्यान में रखनी है कि यहां पर प्रति 6 माह के बाद स्वीकृति लेनी होगी, यहां पर भी प्रति 6 माह के बाद स्वीकृति लेनी होगी। लेकिन इसमें स्वीकृति कितने समय के लिए, एक ही बार लेनी होगी। इसके संदर्भ में भी आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट देखिए, बात करें किसके संदर्भ में, 352, 356 और 360 के बारे में। देखिएगा जरा, 352 यहां पर किसके बारे में बात करें अपन, 356, और यहां पर किसके बारे में बात करें, 360। अब बात आती है अधिकतम अवधि की। किसकी बात आती है, अधिकतम अवधि, अधिकतम अवधि। इसके संदर्भ में, अधिकतम अवधि के संदर्भ में कुछ भी नहीं लिखा है। अधिकतम अवधि अनिश्चित काल के लिए, अनिश्चित काल। इसकी अधिकतम अवधि के बारे में बात करें तो इसकी अधिकतम अवधि है 1 वर्ष। अधिकतम अवधि कितनी है, 1 वर्ष। लेकिन मैंने बताया था विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष किया जा सकता है। विशेष परिस्थितियों में कितने वर्ष किया जा सकता है, 3 वर्ष। और विशेष परिस्थितियां कितनी ध्यान में रखनी थी, 2 विशेष परिस्थितियां। पहली कौन सी, अगर देश में क्या लागू हो, राष्ट्रीय आपात लागू हो। और दूसरी विशेष परिस्थिति कौन सी थी, तो दूसरी, जब निर्वाचन आयोग चुनाव करवाने से उस राज्य में मना कर दे। निर्वाचन आयोग जो है उस राज्य में चुनाव करवाने से क्या कर दे, मना कर दे, तो 1 की बजाय 3 वर्ष किया जा सकता है। अगर 3 वर्ष से अधिक भी किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन को बढ़ाना है तो संविधान में क्या करना पड़ेगा, अमेंडमेंट करना पड़ेगा। संविधान में क्या करना पड़ेगा, संशोधन करना पड़ेगा। इसकी अधिकतम अवधि के संदर्भ में संविधान मौन है। यहां ध्यान से सुनिएगा, वित्तीय आपात की अधिकतम अवधि
और वित्तीय आपात की अधिकतम अवधि के संदर्भ में क्या है, संविधान मौन है। वित्तीय आपात की अधिकतम अवधि के संदर्भ में संविधान मौन है, अर्थात संविधान में कहीं पर भी कोई उल्लेख नहीं किया गया। अगला देखिए जरा, नेक्स्ट आपको ध्यान में रखना है 352, 356 और 360। देखिए जरा, सबसे पहले बात करें कौन से में, 352, दूसरा कौन सा 356 और तीसरा कौन सा 360। 352, 356 और 360। सबसे पहले बात करते हैं किसके संदर्भ में, 352 के संदर्भ। इसके प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, 352 के प्रभाव क्या क्या पड़ेंगे, 352 के प्रभाव के संदर्भ में। ठीक है, प्रभाव के संदर्भ में पहली बात आपको ध्यान में रखनी है मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। किसके संदर्भ में, मौलिक अधिकारों के संदर्भ में। और मौलिक अधिकारों में आर्टिकल 20 और 21 को छोड़कर बाकी सारे मौलिक अधिकार क्या हो जाएंगे, निलंबित हो जाएंगे। दूसरी बात ध्यान में रखनी है कि आर्टिकल 250 के तहत राज्य सूची के विषय पर, राज्य सूची के विषय पर कानून कौन बनाएगा, संसद बनाएगा। और तीसरी आपको ध्यान में रखना है कि राज्य की समस्त कार्यपालिका शक्तियां किस में नीत हो जाएगी, केंद्र में नीत हो जाएगी, ये ध्यान में रखिएगा। दूसरा 356 के संदर्भ में, और 356 के संदर्भ मैंने कहा ये राज्य में क्या होती है, राज्य सरकार। तो राज्य सरकार के कार्य कौन करेगा, राष्ट्रपति। दूसरी मैंने बताया था राज्य में होती है विधानमंडल। विधानमंडल जो भी कार्य करती थी अब कौन करेगा, जब राष्ट्रपति शासन लागू होगा संसद करेगी। और राज्य की जो अन्य संस्थाएं हैं, राज्य की जो अन्य संस्थाएं हैं उन अन्य संस्थाओं पर किसका नियंत्रण हो जाएगा, राष्ट्रपति का। ठीक है, राज्य की विधानसभा को भंग या निलंबित किया जा सकता है, मंत्री परिषद को निलंबित किया जा सकता है, लेकिन जब तक संसद की स्वीकृति नहीं मिलेगी तब तक विधानसभा निलंबित होगी। और जब संसद की स्वीकृति मिल जाएगी विधानसभा को भंग भी किया जा सकता है। और राज्य की संपूर्ण शासन व्यवस्था पर नियंत्रण किसका हो जाएगा, केंद्र का हो जाएगा। वित्तीय आपात के प्रभाव के संदर्भ में बात करें तो मैंने कहा था राज्यों को क्या करना होगा, औचित्य स्थापित करना होगा, औचित्य स्थापन करना होगा किसी भी प्रकार के खर्च के संदर्भ में। दूसरा मैंने कहा कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है, कर्मचारियों के वेतन में कटौती, केंद्रीय कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है और राज्य कर्मचारियों के वेतन में कटौती की जा सकती है। तीसरा आपको ध्यान में रखना है सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट के न्यायाधीशों के वेतन में कटौती की जा सकती है। और चौथा ध्यान में रखना है कि केंद्र सरकार राज्य सरकार को बाध्यकारी आर्थिक निर्देश देगी और निर्देशों की पालना करना होगा। और अंतिम आप ध्यान में रखेंगे राज्य में सभी प्रकार के धन विधेयक, राज्य में सभी प्रकार के धन विधेयक, मनी बिल, और इनके अलावा आर्टिकल 207 के तहत जो विधेयक होते हैं वो केंद्र की स्वीकृति लेना आवश्यक होगा। किनकी स्वीकृति लेना आवश्यक होगा, केंद्र की स्वीकृति लेना क्या होगा, आवश्यक होगा। इसके बाद लास्ट आपको ध्यान में रखना है कि क्या न्यायपालिका में चुनौती दी जा सकती है अथवा नहीं। इसके संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे 352 और 352 के संदर्भ में वाद ध्यान में रखेंगे कौन सा, मिनर्वा मिल्स वाद। मिनर्वा मिल्स वाद कब का, 1980 और 1980 में मिनर्वा मिल्स वाद ने क्या कहा था कि अगर देश में राष्ट्रीय आपात असंवैधानिक तरीके से लगाए गए हैं तो वहां पर चुनौती दी जा सकती है न्यायपालिका में, मिनर्वा मिल्स वाद में कहा था। इसके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है 356 के संदर्भ में SR बॉम्बई वाद। कौन सा वाद ध्यान में रखेंगे, SR बॉम्बई वाद 1994। और इस वाद में सुप्रीम कोर्ट ने क्या कहा कि राष्ट्रपति शासन का प्रयोग जो है ये केंद्र अंतिम विकल्प के रूप में करेगा। कौन से विकल्प के रूप में करेगा, अंतिम विकल्प के रूप में करेगा। और ये अब तक लगा ही नहीं है 360, तो इसके संदर्भ में सुप्रीम कोर्ट का कोई वाद आपको ध्यान में नहीं रखना है। अब बात करते हैं राष्ट्रीय आपात कितनी बार लगा है। देखिएगा जरा, राष्ट्रीय आपात 3 बार लगा है। कब कब, 1962 में भारत चीन युद्ध, 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध और 1975 में आंतरिक अशांति। ये जो है 125 से अधिक बार लगा है। अलग अलग राज्यों में 125 से अधिक बार लगा है कौन सा, राष्ट्रपति शासन। और इसके बाद इनकी बात करें तो ये एक बार भी नहीं लगा, एक बार भी नहीं। इस प्रकार आप तुलनात्मक रूप से तीनों जो हैं ये आपातकाल के संदर्भ में जानेंगे तो बिल्कुल आपका कंसेप्ट क्या रहेगा, क्लियर रहेगा। किसके संदर्भ में बात करें, 352, 356 और कौन सा 360। ठीक है, ये इस प्रकार से आपको पढ़ना है। देखिए जरा,
352, आपातकाल भाग 18, 352, 356 और 307। इनके साथ में ये आर्टिकल भी आप इस राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में जरूर ध्यान में रखिएगा, क्योंकि करंट की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण हो सकता है। किसी न किसी राज्य में राष्ट्रपति शासन चलता ही रहता है, तो राष्ट्रपति शासन के संदर्भ में सारी बातें करंट अफेयर की दृष्टि से भी महत्वपूर्ण रहती हैं। कितनी बार लगा है, कौन से राज्य में, और आप जिस स्टेट की तैयारी कर रहे हैं कम से कम उस स्टेट में कितनी बार लगा है और कब कब लगा है और क्यों लगा है, उस समय राज्यपाल कौन थे और उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे, ये भी ध्यान में होना बेहद ज़्यादा जरूरी है। जैसे राजस्थान की बात करें तो राजस्थान में 4 बार लगा है, 1967, 1977, 1980 और 1992। इसी प्रकार से आप जिस भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, जिस स्टेट के एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं, उस स्टेट में कितनी बार लगा है, कौन से वर्ष में लगा है, अधिकतम अवधि के लिए कौन सा लगा था, न्यूनतम अवधि के लिए कौन सा लगा था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे जिन्होंने घोषणा करी थी, और राज्यपाल कौन थे और क्यों लगाया गया था, कारण भी पता होना चाहिए। ये मैंने टोटल राज्यों का बताया 125 से अधिक बार लगा। और साथ में ये संघ शासित प्रदेश वाला जरूर ध्यान में रखिएगा, दिल्ली, दूसरा पुदुचेरी और तीसरा कौन सा, जम्मू कश्मीर। इनके अलावा इनके प्रभाव के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है। और आगे बढ़ाने के संदर्भ में यहाँ से अच्छा प्रश्न पूछा जाता है कई बार कि राष्ट्रीय आपात की संसद की बिना स्वीकृति के लिए कितने समय तक प्रभावी रहेगा। संसद की बिना स्वीकृति के लिए 1 माह, या संसद की बिना स्वीकृति के लिए 2 माह, या संसद की बिना स्वीकृति के लिए 2 माह। यहाँ संसद की स्वीकृति लेनी होगी कौन से बहुमत से, विशेष बहुमत। और विशेष का मैंने 2 बातें बताई थी। मैंने कहा विशेष बहुमत का मतलब होता है कुल सदस्य संख्या का तो बहुमत, और उपस्थित और मतदान में भाग लेने वालों का 2/3 बहुमत। अगर लोकसभा भंग है कोई दिक्कत नहीं है, आगे बढ़ाने की स्वीकृति कौन दे देगी, राज्यसभा दे देगी। और जैसे ही लोकसभा का गठन होगा 30 दिन के भीतर लोकसभा से भी क्या लेनी होगी, स्वीकृति लेनी होगी, तीनों के संदर्भ में। इनकी अधिकतम अवधि अनिश्चित काल के लिए है, इनकी अधिकतम अवधि 1 वर्ष है। विशेष परिस्थितियों में 3 वर्ष बढ़ाया जा सकता है, और विशेष परिस्थितियां 2 हैं। पहली कौन सी, जब राष्ट्रीय आपात लागू हो अर्थात 352 देश में लागू हो, और दूसरा जो है निर्वाचन आयोग कह दे कि इस राज्य में वर्तमान परिस्थितियों में चुनाव करवाना संभव नहीं है। जैसे जम्मू कश्मीर में फिलहाल बढ़ा हुआ है, तो जम्मू कश्मीर में निर्वाचन आयोग ने कह दिया कि जब तक परिसीमन नहीं हो जाता और वहां पर परिस्थितियां ऐसी नहीं है कि वर्तमान में चुनाव करवाया जाए, अतः निर्वाचन आयोग कहेगा तो ही बढ़ाया जाएगा, निर्वाचन आयोग नहीं कहेगा तो नहीं बढ़ाया जाएगा। इसको भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में इसके प्रभाव क्या करेंगे, तो मौलिक अधिकारों पर प्रभाव के संदर्भ में केवल एक ही बात ध्यान में रखेंगे, मौलिक अधिकारों पर प्रभाव 352 लगेगा तभी पड़ेगा। इनके अलावा किसी पे भी मौलिक अधिकारों पर प्रभाव नहीं पड़ेगा। यहाँ लोकसभा और विधानसभा की अवधि को बढ़ाया जा सकता है, लेकिन एक समय में 1 ही वर्ष के लिए बढ़ाया जाएगा। इसको भी आप ध्यान में रख सकते हैं। और न्यायपालिका के चुनौती के संदर्भ में या मिनर्वा मिल्स ध्यान में रखेंगे, या SR बॉम्बे ध्यान में रखेंगे। ये जब लगा ही नहीं है तो सुप्रीम कोर्ट में मामला गया ही नहीं है। लेकिन ध्यान में रखना है 44वें संविधान संशोधन के द्वारा यह प्रावधान किया गया था कि अगर वित्तीय आपात असंवैधानिक तरीके से लगाया गया है तो न्यायपालिका में चुनौती भी दी जा सकती है। इस बात को भी आप ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपके राष्ट्रपति से संबंधित बातें थी। इनके अलावा राष्ट्रपति से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण तथ्य हैं, ये आपको ध्यान में रखना है। राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्य। देखिए जरा, सबसे पहले आप सभी को पता होगा कि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी बने थे। कौन बने थे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। और राजेंद्र प्रसाद पहली बार राष्ट्रपति बने थे 24 जनवरी 1950 को। 24 जनवरी 1950 को क्या थी, संसद का गठन नहीं हुआ था, तो 24 जनवरी 1950 को संविधान सभा थी। तो संविधान सभा के द्वारा ही राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन किया गया। राजेंद्र प्रसाद जी का निर्वाचन, यहां पर आपको ध्यान में रखेंगे इनके लिए आर्टिकल कौन सा था, तो अनुच्छेद 380। अनुच्छेद 380 में लिखा गया है, अब तो हटा दिया गया 7वें संविधान संशोधन के द्वारा, लेकिन आर्टिकल 380 में प्रावधान था कि जब तक संसद का निर्माण नहीं हो जाता तब तक संविधान सभा के द्वारा ही राष्ट्रपति को क्या किया जाएगा, निर्वाचित किया जाएगा। और 24 जनवरी 1950 को जब संविधान सभा की अंतिम बैठक हुई थी, इस अंतिम बैठक में ही भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी को निर्वाचित किया गया था। और यहाँ पर जो है चुनाव अधिकारी कौन थे, ये भी अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। यहाँ पर चुनाव अधिकारी, निर्वाचन अधिकारी, और निर्वाचन अधिकारी कौन थे, तो आपको ध्यान में रखना है
HVR अयंगर, जो संविधान सभा के क्या थे? सचिव। ये HVR अयंगर कौन थे? संविधान सभा के सचिव, संविधान सभा के सचिव थे और इनके द्वारा ही ये निर्वाचन अधिकारी की भूमिका निभाई गई। कब? 24 जनवरी 1950 को। इसके बाद राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ कब ली थी? तो ये आप ध्यान में रखिएगा, शपथ ली थी 26 जनवरी को। कब ली थी? 26 जनवरी 1950 को राजेंद्र प्रसाद जी ने शपथ ली थी और इसी दिन भारत क्या घोषित हुआ? गणतंत्र घोषित हुआ। क्यों? क्योंकि देश के प्रथम राष्ट्रपति ने शपथ ली और किसी भी देश का राष्ट्रपति जनता के द्वारा निर्वाचित होता है, भले ही प्रत्यक्ष रूप से हो और भले ही अप्रत्यक्ष रूप से हो, उस देश में क्या होता है? गणतंत्र होता है। उस देश में क्या होता है? गणराज्य होता है। इसके बाद आपको ध्यान में रखना है 13 मई 1952 को संसद का गठन हो जाता है, संसद का गठन हो जाता है। और इसके बाद में राजेंद्र प्रसाद जी जो हैं पहली बार राष्ट्रपति रहे थे 1950 से लगाकर 1952 तक, फिर 1952 में बने और 1952 से लगाकर 1957 तक, और उसके बाद 1957 में बने और 1957 से लगाकर 1962 तक भारत के क्या रहे? राष्ट्रपति रहे। कितने अवधि तक के लिए? 12 वर्ष के लिए। ये भी आप ध्यान में रखेंगे, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी 12 वर्ष की अवधि तक के लिए भारत के क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। इसके बाद कौन राष्ट्रपति बने? तो राजेंद्र प्रसाद जी के बाद में भारत के राष्ट्रपति बने थे सर्वपल्ली राधाकृष्णन। कौन बने? सर्वपल्ली राधाकृष्णन। और राधाकृष्णन जी 1962 से लगाकर 1967 तक जो हैं ये भारत के क्या रहे थे? राष्ट्रपति रहे थे। इनके बाद की बात करें तो रहे थे जाकिर हुसैन साहब। कौन रहे थे? जाकिर हुसैन। और जाकिर हुसैन साहब 1967 में राष्ट्रपति बने थे, लेकिन 1969 में ही क्या हो गया? पद पर रहते निधन। पद पर रहते निधन। भारत के प्रथम राष्ट्रपति जिनका पद पर रहते देहांत हुआ था, क्या नाम ध्यान में रखेंगे? जाकिर हुसैन। और कब हुआ था? 1969 में। यहां पर कुछ बात और आपको ध्यान में रखनी है। उस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे कौन? इस समय भारत के उपराष्ट्रपति थे वीवी गिरी। वीवी गिरी। और वीवी गिरी को क्या बनाया गया था? कार्यवाहक राष्ट्रपति। कार्यवाहक राष्ट्रपति। इसके बाद में वीवी गिरी ने राष्ट्रपति का चुनाव लड़ा तो कार्यवाहक राष्ट्रपति भी परिवर्तन हुए और यहां पर फिर बाद में राष्ट्रपति बने थे कार्यवाहक राष्ट्रपति। कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। कौन बने थे? मोहम्मद हिदायतुल्लाह। और ये मोहम्मद हिदायतुल्लाह सुप्रीम कोर्ट के न्यायाधीश थे। सुप्रीम कोर्ट के प्रथम न्यायाधीश जिन्होंने कार्यवाहक राष्ट्रपति के रूप में कार्य किया, मोहम्मद हिदायतुल्लाह। इस बात को भी आपको ध्यान में रखना है। इसके बाद में राष्ट्रपति बने थे कौन? वीवी गिरी। जाकिर हुसैन साहब की मृत्यु के बाद भारत के राष्ट्रपति कौन बने थे? वीवी गिरी। वीवी गिरी के संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजय। स्वतंत्र उम्मीदवार। इनके सामने नीलम संजीव रेड्डी चुनाव लड़े थे लेकिन हार गए थे। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजय। स्वतंत्र उम्मीदवार के रूप में विजय। दूसरा ध्यान में रखेंगे, ये भारत के उपराष्ट्रपति भी रहे, ये भारत के कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे, कार्यवाहक राष्ट्रपति भी रहे। और इसके बाद में ये भारत के क्या बने? राष्ट्रपति भी बने। क्या बने? राष्ट्रपति भी बने। इनके संदर्भ में आपको ध्यान में रखना है द्वितीय वरीयता में विजय, द्वितीय मतगणना में विजय। निर्धारित कोटा प्राप्त नहीं कर पाए थे, द्वितीय मतगणना में विजय। और इनके अलावा एक ध्यान में रखेंगे सबसे कम मत अंतर, सबसे कम मत अंतर से विजय। सबसे कम मत अंतर से क्या हुए थे? विजय हुए थे। कौन? वीवी गिरी। वीवी गिरी के बाद की बात करें तो एक और आपको ध्यान में रखना है फखरुद्दीन अली अहमद। कौन ध्यान में रखेंगे? फखरुद्दीन अली अहमद। और फखरुद्दीन अली अहमद भी दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे, फखरुद्दीन अली अहमद। फखरुद्दीन अली अहमद साहब भी दूसरे ऐसे राष्ट्रपति थे जिनका पद पर रहते क्या हुआ? पद पर रहते देहांत। पद पर रहते देहांत, निधन। ठीक है। पहले कौन? जाकिर हुसैन। दूसरे कौन? फखरुद्दीन अली अहमद। ठीक है। फखरुद्दीन अली अहमद यानी 1975 में जब देश में क्या लगाया गया था? आंतरिक अशांति के नाम पर जब आपातकाल लगाया गया था, उस समय देश के राष्ट्रपति कौन थे? फखरुद्दीन अली अहमद साहब ही थे। उनके बाद में इनकी पद पर रहते क्या हो गई? देहांत हो गया।
इनके बाद में नीलम संजीव रेड्डी जी राष्ट्रपति बने, और नीलम संजीव रेड्डी के बाद में ऐसी कुछ विषय, नीलम संजीव रेड्डी के संदर्भ में आप ध्यान में रख सकते हैं कि निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति। नीलम संजीव रेड्डी के संदर्भ में क्या ध्यान में रखेंगे? नीलम संजीव रेड्डी, नीलम संजीव रेड्डी, और नीलम संजीव रेड्डी के संदर्भ में क्या ध्यान में रखेंगे? निर्विरोध निर्वाचित होने वाले राष्ट्रपति, निर्विरोध निर्वाचित होने वाले भारत के राष्ट्रपति कौन थे? नीलम संजीव रेड्डी। और वर्तमान में राष्ट्रपति कौन है? तो वर्तमान में आप सभी को पता ही है, रामनाथ जी कोविंद। रामनाथ जी कोविंद भारत के राष्ट्रपति हैं, और रामनाथ जी कोविंद का मूल स्थान, या अपन कहें इनका जो गृह राज्य कौन सा है? गृह राज्य आपको ध्यान में रखना है उत्तर प्रदेश, उत्तर प्रदेश। दूसरा, इसके संदर्भ में आप ध्यान में रखेंगे इनके संदर्भ में कि ये राष्ट्रपति बनने से पूर्व, राष्ट्रपति बनने से पूर्व बिहार राज्य के राज्यपाल थे। बिहार राज्य के क्या थे? राज्यपाल थे। कौन? रामनाथ कोविंद जी। ये भी ध्यान में रखेंगे। और एक और बात याद राष्ट्रपति के संदर्भ में आप ध्यान में रख सकते हैं, महिलाओं के संदर्भ में राष्ट्रपति का प्रथम चुनाव लड़ने वाली महिला कौन थी? कृष्णा कुमारी बनर्जी। जबकि विजय होने वाली महिला कौन थी? प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। देखिए जरा, राष्ट्रपति के चुनाव में प्रथम महिला उम्मीदवार, क्या ध्यान में रखेंगे? कृष्णा कुमारी बनर्जी, कृष्णा कुमारी बनर्जी। और विजय होने वाले उम्मीदवार कौन थे? विजय, तो आप ध्यान में रखेंगे प्रतिभा देवी सिंह पाटिल, प्रतिभा देवी सिंह जी पाटिल। और अभी जो चुनाव हुए थे जिसमें जो है रामनाथ कोविंद जी भारत के राष्ट्रपति बने थे, इनके सामने भी महिला उम्मीदवार थे। कौन? मीरा कुमार। और मीरा कुमार जगजीवन राम की बेटी हैं, और जगजीवन राम जो हैं ये अंतरिम सरकार में श्रम मंत्री के रूप में भी इन्होंने कार्य किया था। ये भी आप थोड़ा सा ध्यान में रख सकते हैं। तो ये आपका राष्ट्रपति था, जिसको डिटेल में अपने जाना, राष्ट्रपति से संबंधित महत्वपूर्ण तथ्यों के संदर्भ में भी जाना। साथ ही आप राष्ट्रपति के संदर्भ में इनकी शक्तियाँ एवं कार्य जो हैं ये थोड़े से महत्वपूर्ण हैं, जहाँ से अच्छा प्रश्न पूछा जा सकता है। और दूसरा, राष्ट्रपति का निर्वाचक मंडल, पेपर सेटर का पहला नजर वहीं जाता है, और निर्वाचक मंडल से संबंधित क्वेश्चन पूछा ही जाता है। महाभियोग भी ध्यान में रखिएगा, हालांकि अपने एक भी बात को नहीं छोड़ा है, सारी बातों को डिटेल में जाना है, जहां से अच्छे प्रश्न पूछे जा सकते हैं। इस बात को थोड़ा सा ध्यान में रखिएगा। आज के लिए बस इतना ही, मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। थैंक यू, धन्यवाद।